वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है रोजाना रात 8 बजे से लाइव क्लास होती है फिजिक्स एंड हिंदी क्लास 12 और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 9 एनसीईआरटी फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 एटॉमिक फिजिक्स जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब इस एटॉमिक फिजिक्स में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 12 के बाद जो चैप्टर नंबर 13 होता है हमारा, वो होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आपको बगल में लिखा हुआ दिख रहा होगा परमाणविक एवं नाभिकीय भौतिकी। तो ये 12 और 13 मिक्स करके चैप्टर लिखा हुआ है, इससे आपको ध्यान नहीं देना है, 9 पे भी ध्यान नहीं देना। ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से 12 है और जो चीजें एनसीईआरटी 12 के बुक में दी गई मैं वही चीज पढ़ाऊंगा। एक बार जरा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। ओवरव्यू क्यों ले लेते हैं वो जरूरी है, वो देखिए। सबसे पहला नंबर जो सवाल है वो आपका थॉमसन के परमाणु मॉडल्स के हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, मैंने आपको साइन लगा दिया है, देखिए। रेड कलर का सिंबल लिखा हुआ है थॉमसन का परमाणु मॉडल्स। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? तो बताया यही था, सबसे पहला नंबर चीज ये बताया था कि उसमें होता है क्या, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने कैथोड रेज का खोज किया। किस में? तो कैथोड रेज की जो खोज की है तो इलेक्ट्रॉन्स यानी एटम्स के अंदर। और एटम्स के अंदर आप देखिएगा कि आपको बगल में यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है एक बड़ा सा फिगर में यहाँ पे देखो डिनोट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें निगेटिव 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 निगेटिव। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे तारबुज में तारबुज का बीज फैला होता है, इलेक्ट्रॉन भी उसी प्रकार से फैला होता है। ठीक है, दालमोट तो आप लोग खाए होंगे। तो दालमोट में जैसे दाल फैला हुआ रहता है एकदम, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो वहां तो कहीं ज्यादा कहीं कम है, लेकिन यहाँ समान रूप से, कैसे रूप से? समान रूप से, एक समान रूप से क्या रहेगा? फैला हुआ रहेगा। ठीक है, तो एक समान रूप से फैला हुआ है धनावेशित गोला के अंदर में इलेक्ट्रॉन। तो अब समझिए कि जे थॉमसन ने बताया कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और पहले से ये पता था डाल्टन के परमाणुवाद से कि परमाणु होते हैं विद्युत उदासीन। क्या होते हैं? विद्युत उदासीन। तो इससे ये पता चल गया कि जब इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर पॉजिटिव भी होगा, यानी निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि उदासीन होने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव का होना बहुत ही जरूरी है। अगर निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा तो उदासीन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का पूरा श्रेय जाता है किसको? जे थॉमसन को। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इन्हीं का पूरा श्रेय जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाता है कि प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, तो इन्होंने जो एटम डाला जिसको कहते हैं थॉमसन मॉडल्स, क्या कहते हैं? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स इन्होंने दिया। अब इनका मॉडल्स क्या था? तो मॉडल में कुछ पोस्टुलेट दिए थे, कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को अगले साइंटिस्ट ने दूर किया जिसका नाम है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? प्रोटॉन की खोज की। किसकी? इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बना था? पॉजिटिव। खोजना कौन बाकी रह गया था? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे होता है? तो प्रोटॉन पर। और ये खोजा 1913 ईस्वी में, ये 1913 ईस्वी में खोजा गया रदरफोर्ड के जरिए, और इलेक्ट्रॉन 1897 में खोजा गया जे थॉमसन के जरिए। ठीक है, चलिए अगर इतना तक आप समझ रहे हैं तो नेक्स्ट में बात कर लेते हैं थॉमसन मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहला नंबर चीज समझिए कि थॉमसन मॉडल के अनुसार, देखिएगा इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब जरा सा आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि थॉमसन मॉडल्स के अनुसार क्या होता है। परमाणु एक ठोस गोला होता है। देखिए, परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश एक समान रूप से वितरित है और बीचों बीच में ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन फैला हुआ, जैसे तारबुज के बीच में।
तो यहाँ पर देखिए निगेटिव 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 निगेटिव, चारों तरफ निगेटिव निगेटिव फैला हुआ है। तो वो जो फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन है, और बगल में जो ब्लैक 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 ये सब जो दिख रहा है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, धनावेशित गोला है, ठीक है ना। चलिए ये जो फैला हुआ यहाँ पर समझिए, ये सब जो किनारे किनारे ब्लैक ब्लैक का कलर है वो सब चलता है आपका क्या, पॉजिटिव, और बाकी जो नेगेटिव यानी कि माइनस करके घेर घेर कर दिया है, घेरा घेरा, वो हो गया इलेक्ट्रॉन। यही काम किया था किसने, थॉमसन मॉडल ने। और इस मॉडल्स के आधार पर उन्होंने क्या क्या बताया है, इस मॉडल्स के आधार पर उन्होंने क्या क्या बताया है, तो सब कुछ का चर्चा यहाँ पर हम साथ में करेंगे। और मॉडल्स के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि इस मॉडल के आधार पर तापाइनिक तापों के आयन का उत्सर्जन, यानी कि कोई भी मेटल्स, समझिएगा तापाइनिक का मतलब समझा रहे हैं, कोई भी मेटल्स के एटम्स जब उसे गर्म किया जाता है तो एनर्जी पाती है, यानी गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा ग्रहण होती है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं। प्रकाश विद्युत इफेक्ट यानी कि EMW, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं, EMW भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको कहते हैं प्रकाश विद्युत ऊर्जा, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं आयनन क्षमता को भी समझाया। किसने समझाया, जे थॉमसन ने समझाया, ठीक, साफ साफ लिखा हुआ है, आयनन को समझाया। परंतु अब हर चीज एक ही आदमी नहीं ना कर सकता है, समझ रहे हैं बात को। अब सब कुछ एक ही आदमी कर देगा तो फिर अगला वैज्ञानिक जन्म कैसे लेगा। तो इसी ने क्या किया, अल्फा कणों के प्रकीर्णन को, हाइड्रोजन परमाणु एवं अन्य परमाणुओं को, स्पेक्ट्रम को समझाने में क्या रह गया, असफल। साथ साथ ये भी समझाने में असफल रह गया कि परमाणु का कुछ भाग खाली भी होता है, कुछ भाग खाली भी होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है। इन सब चीजों को समझाने में वो क्या रह गया, असफल। तभी इसके बाद जो अगला वैज्ञानिक आते हैं उसका नाम है रदरफोर्ड, और उसके वैज्ञानिक का नाम रदरफोर्ड है। तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो यहाँ जो वैज्ञानिक आएगा, समझिए गौर से, 1913 ईस्वी में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ के वैज्ञानिक है, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट, नाम याद रखिएगा, रदरफोर्ड खुद नहीं था, इसका 2 स्टूडेंट था। उस स्टूडेंट का नाम है गीगर और मार्स्टन, गीगर और मार्स्टन। देखिएगा बोर्ड पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी आपको मैं राउंडिंग कर देता हूँ स्टार्टिंग में। रदरफोर्ड के 2 छात्र गीगर और मार्स्टन ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की और विश्लेषित करके निम्न प्रकृति प्राप्त किए। विश्लेषित करके निम्न प्रक्षेपण, प्रक्षेपण करने, प्रेक्षण करने का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस, ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस प्राप्त किए। और जैसा कि आपको तस्वीर यहाँ पे बोर्ड पे मैं ला रहा हूँ, पूरी तरह से देखिएगा, पूरी तरह से बोर्ड पे तस्वीर, बाकी सब चीजों को हटा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे अच्छे ढंग से, सब कुछ दिखाई दे अच्छे ढंग से। ये बोर्ड पे तस्वीर आ चुकी है और इसमें देख रहे हैं आप लोग कि एक सीधा गया और वापस लौट आया, जो सीधा गया वापस लौट आया, कुछ गया डायरेक्ट निकल गया, ऊपर नीचे देखिए कुछ गया और डायरेक्ट निकल गया। यहाँ पे कुछ मुड़ रहा है, देखिए राउंड मैंने किया, कुछ मुड़ रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो किरणें सीधे निकल रही हैं उससे ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। इस बात को समझ जाइएगा। नंबर 2 में समझना आपको ये है मेरे दोस्त कि जो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। नंबर 2 में ये समझना है कि जो बीच से गया वापस लौट आया, तो बीच में बताता है कि नाभिक के, परमाणु के बीचों बीच क्या होता है, नाभिक, नाभिक की उपस्थिति को दर्शाता है। तीसरा चीज आपको ये बताता है, चूंकि अल्फा कण है पॉजिटिव, अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब नाभिक भी है पॉजिटिव, तभी तो दूर गया, तभी तो क्या गया उससे, तभी तो दूर गया, वरना दूर नहीं जाता, वरना दूर नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, अगला चीज ये समझिए, इससे क्या पता चलता है
कि जो जितना कण एगो 180 डिग्री कोण से मुड़ा है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कोण से मुड़ गया, गया हचाक दौड़ बाहर आ गया, गया लौट आया, तो ये थीटा इक्वल टू क्या होता है 180। ये जो होता है कण, कितने कण होते हैं, तो 20,000 में से एक कण ऐसा होता है जो 180 डिग्री में। इससे पता चलता है कि नाभिक का साइज बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। और कितना छोटा होता है, तो नाभिक का जो साइज है 1 फर्मीमीटर नापा गया है। बाद में सेकंड चैप्टर में नापेंगे हम लोग, 1 फर्मीमीटर बराबर 10 के पावर -15। अभी केवल इतना याद रखेंगे, अब उसके बाद देखिए बीच में यहां पर एक चीज और है, ये जो घूम रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, देखिए घूम रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये कितना होता है, तो 8,000 में से एक कण ऐसा होता है जो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा होता है थीटा का कोण, उसमें 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है कोण। ये दिया है किसने, तो रदरफोर्ड मॉडल्स के ये सब सिद्धांत था, रदरफोर्ड मॉडल्स के पोस्टुलेट्स का नियम था, ठीक है। इन सब प्रयोगों से ये पता चलता है। इसके अलावा भी हम लोग चलेंगे, तो अब एक एक चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन आ चुका है। देखो अधिकांश क्या लिखा हुआ है, अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर जाता है, गुजर गया। कुछ अल्फा कण अल्प कोण से विचलित हो गए, बहुत कम जो 90 डिग्री से अधिक, इसमें 1000 है, जो 1000 नहीं बल्कि कितना मैंने बताया 8000 में से एक कण, ठीक है, 8000 में से एक कण ऐसा रहेगा जो रिटर्न करेगा। बहुत कम जो सीधे वापस लौट जाते हैं, 180 डिग्री से विचलित होगा। बहुत कम ऐसा है जो 180 डिग्री से विचलित हुआ, लगभग कितना 20,000 में से एक कण, कितना 20,000 में से एक कण। फिर देखिए अगर कणों की संख्या n होता है, अब यहां से आप समझिएगा, अगर प्रकीर्णित कणों की संख्या 1 होता है, समझिएगा इस चीज को, यहां पे समझिएगा, यदि कणों की संख्या n होती है तो n समानुपाती 1/sin के पावर 4 थीटा बाई 2। और यहां पर आप देख लीजिए कि आपका बीच में जो मुड़ाव है n का वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो ग्राफ का लाइन खींचा गया है वो थीटा का वैल्यू कितना बता रहा है 180 डिग्री, ठीक है। ये था 5वां नंबर पोस्टुलेट। 6ठा नंबर पोस्टुलेट समझेंगे, तो 6ठा नंबर पोस्टुलेट समझने से पहले इसको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी चीजें कुछ दर्शानी हैं जो आपको समझाना बाकी रह गया है, ठीक है। आज की क्लासेस में ज्यादा देर नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मैं कहीं आज जा रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक ओकेजन में जाना है। तो अब नेक्स्ट में 6ठा नंबर पोस्टुलेट जो आपके सामने लिखा हुआ है, यदि अल्फा कणों की संख्या अगर n होती है, अल्फा कणों की संख्या अगर n होती है, बात को समझेंगे। और मोटाई, सोने के पत्थर की मोटाई T होती है, मोटाई अगर T होती है तो n/T इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये 6ठा पोस्टुलेट उन्होंने दिया, और जब ये कांस्टेंट तो इसका मतलब n1/T1 इक्वल टू n2/T2 सब के सब क्या रहेगा बाबू, कांस्टेंट रहेगा, समझे। और जब कांस्टेंट रहेगा तो n1/T1 इक्वल टू n2/T2, ये बन गया। फिर उसके बाद यहां से चल सकते हैं n1/n2 इक्वल टू T1/T2, ये बन गया आपका n1/n2 इक्वल टू T1/T2। कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें भी देखिए आपका लिखा हुआ है n1/n2 बराबर T1/T2, दिखा आपको नियतांक है, ठीक है। नेक्स्ट में 7 नंबर परमाणु का आकार, जो मैंने अभी आपको बताया था। परमाणु का आकार होता है कैसे, ये पहले समझिए। जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि परमाणु का आकार या नाभिक का आकार, तो इसका मतलब है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है या डायमीटर पूछा जाता है।
अब थोड़ा सा समझिए, गौर फरमाइए। परमाणु तो छोटा सा होता है, 31 बिंदु मात्र पे होता है, तो उसका डायमीटर होगा, रेडियस भी पूछा जाएगा, ठीक है। सूरज वगैरह साइज, तो उसका डायमीटर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। रेडियस भी होता है ज्यादातर सर्कुलर चीज का, सर्कुलर का मतलब होता है गोल, तो जो चीजें गोल होती है उसका साइज पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है रेडियस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? रेडियस पूछा जा रहा है। और यहां पर मैं आगे बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि परमाणु का जो साइज होता है 1 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर -10 मीटर। और अगर गलती से नाभिक का साइज पूछ लिया जाए तो 1 फर्मी मीटर 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है, 1 फर्मी मीटर। इस चीजों को मैं 50 बार से कम नहीं बता चुका हूं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, ये जानते हुए भी लोग इसको भूल जाते हैं। इसलिए मैं जितनी बार कोशिश करूंगा, जितनी बार हो सके मैं उतनी बार इसको बताऊंगा, ठीक है। तब तक आइए, अब जरा सा इस 7वां पोस्टुलेट क्या कहता है कि नाभिक के केंद्र से वह न्यूनतम दूरी जहां अल्फा कण पहुंचता है आर कहलाती है, यानी कि आर कहलाती है। तो नाभिक का क्या कहलाता है? आर। अब जैसे समझिए कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा कण यहाँ तक गया है और यहाँ से जा करके लौट आया, तो इसका मतलब ये न्यूनतम दूरी, यहाँ तक गया जा करके लौट आया, तो ये न्यूनतम दूरी। तो ये बीचवा में जो न्यूनतम दूरी बन रहा है वो क्या बन रहा है? आर। केंद्र से दूरी क्या बन रहा है? आर। यही चीज समझाया जा रहा है आपको, ठीक है, यही चीज समझाया जा रहा है। और साथ साथ ये भी लिखा है कि 1/2 ½ mv²। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है। और एक तरफ लिखा गया है 1/4πε0 Z/Z2 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, किसके बीच? इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच। नाभिक में कुल आवेशों की संख्या होती है Ze। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की टोटल आवेश होता है Ze और 2e अल्फा कण का इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण पर 2e आवेश होते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगा उसी को इस्तेमाल करके बनाया गया है R0 का वैल्यू Ze 4kZe²/mv²। चलिए उसको भी थोड़ा सा हम समझाते हैं। क्या समझेंगे भाई साहब? तो फिर से समझिएगा, हम बताते हैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 आप पढ़े हैं बटा R²। फटाक से आप जानते हैं, आप इस चीज को पहले से ही जानते हैं। और यहां पर क्या होगा, जब आप इस चीज को जान लेते हैं कि 1/4πε0 और इतना का वैल्यू भी आपको पता है कि क्या होता है? K का मतलब होता है 1/4πε0। तो इसी वजह है कि इसमें 1/4πε0 की जगह पर यहाँ पर क्या रखा गया? K रखा गया। थोड़ा सा साफ से समझिए, 1/4πε0 की जगह पर क्या रख दिया गया? K। और 2 कहां से आ गया? तो 2 और ऊपर में 2 स्क्वायर है, ठीक है, कटेगा। गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 2 दूना 4। ये 2 और ये 2 ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेड जो मैंने मारा है सर्किल करके, वो दोनों का 2 देखिए मैच कर रहा है आपको, वही 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो था हमारे पास 7वां पोस्टुलेट्स। 8वां पोस्टुलेट्स क्या कहता है उसको भी जरा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, हटाते हैं इसको। चलिए 8वां ये कहता है कि अगर नाभिक से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश v की दूरी मान लेते हैं तो संघट्य प्राचल कहलाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि संघट्य प्राचल किसे कहते हैं? तो समझिए, प्रारंभिक वेग v को अगर लंबवत दूरी देते हैं, लंबवत दूरी देते हैं तो संघट्य प्राचल यानी कि बीच वाला चलेगा। देखो ध्यान से, एक अल्फा आ रहा है v वेग से, मुड़ गया, किसकी वजह से मुड़ गया? तो नाभिक के प्रभाव की वजह से मुड़ गया है। और केंद्र के बीचों बीच की जो दूरी कहलाती है उसी को कहते हैं संघट्य प्राचल, संघट्य प्राचल, ठीक है। इस चीज को समझते रहिएगा। अब नेक्स्ट में जरा सा बात कर लेते हैं 9 नंबर पोस्टुलेट्स की। अच्छा नहीं, 9 नंबर नहीं है, तो आज हम यहाँ तक ही क्लास रखेंगे, इससे ज्यादा नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। बाकी रदरफोर्ड्स मॉडल के हिसाब से आगे भी हम लोग क्लास करेंगे। और इतना तक जो हम लोग पढ़े हैं इसकी टोटल मैं नोट्स आपको PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा, ताकि वहां से भी आप समझ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं कौन सा चीज,
तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कीजिएगा विजय सर बिहार शरीफ, विजय सर बिहार शरीफ। चलिए ठीक है, विजय सर बिहार शरीफ आप सर्च करते हैं, वैसे ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, फटाक से उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब तक की सारी वीडियोस, लेक्चर, सारे पीडीएफ सब उसी में पड़ा है, और जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा सब उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस लेते हैं, धन्यवाद, तब तक के लिए देते हैं अलविदा, और वापस हम लोग एक नए सेशन से जुड़ेंगे और वो रहेगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका आने वाला दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन।